फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अब हमको ये देखना था कि अगर हम दो मटेरियल को मिक्स करते हैं तो उनका टेम्परेचर कितना आता है। तो वहां हम लास्ट टाइम पे आके रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पे और ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ने ही बताया था हमको। क्या बताया था कि अगर हम एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को एक कंटेनर में रखते हैं, या एक दो लिक्विड्स है, दो वाटर के सैंपल से मान लो, एक 80 डिग्री सेल्सियस दूसरा 60 डिग्री सेल्सियस, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, 80 डिग्री वाले जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और 70 वाले का थोड़ा, कब तक ये बढ़ेंगे जब तक दोनों इक्वल नहीं आते। तो हम ये बोलेंगे कि द हीट एनर्जी रिलीज बाय द हॉट बॉडी will be accepted, will be absorbed by the cold body। उसने जितनी एनर्जी हीट एनर्जी एमिट किया ये उतनी हीट एनर्जी ले लेगा। और यहाँ वही स्टेटमेंट लिखा है कि क्या बोला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितना यहाँ से देगा उतना वो ले लेगा एनर्जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द टोटल हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। अब इसी को लगाकर, इसी फॉर्मूला को यूज करके एक नया फॉर्मूला बनाना है हमको कि ये जब ऐसा जब भी होगा कि सेम स्टेट वालों को एक साथ रखेंगे। अब सेम स्टेट वाले मतलब सॉलिड सॉलिड एक साथ रखेंगे तो भी ये होगा, लिक्विड लिक्विड मिलाएंगे तो भी यही होगा, गैसेस गैसेस मिलाएंगे तो भी यही होगा, लेकिन ये सिर्फ सेम स्टेट वालों के लिए पॉसिबल है। तो अब ये देखो कैसे होने वाला है ये। अब ये क्वेश्चन पे मैंने आगे रुका था यहाँ पे, तो ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन ये दिया है, दो मासेस M1 M2 दोनों की स्पेसिफिक हीट S1 S2, अब दोनों को मिक्स किए तो स्पेसिफिक हीट नहीं निकालना है हमको, यहाँ निकालना है हमको फाइनल टेम्परेचर। क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर निकालना है हमको। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, या एक तो मटेरियल है जिसका मास M1 है, स्पेसिफिक हीट S1 है, और क्योंकि यहाँ पे S1 दिया है और टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल है जिसका मास M2 है, स्पेसिफिक हीट S2 है, टेम्परेचर T2 है। अब ये दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर लाके मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया तो मास तो कितना हो जाने वाला है, M1 प्लस M2, दोनों का मास तो ऐड होने वाला है, और टेम्परेचर इसका आने वाला है T मिक्स। तो अपने को ये T मिक्स का फॉर्मूला निकालना है। अब मान लो कि टेम्परेचर 2 ज्यादा है और टेम्परेचर 1 कम है, ठीक है, यहां ले लेता हूं मैं, टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। तो मिक्सचर में होगा क्या, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका। तो अब देखो कम होगा बढ़ेगा तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे द हीट लॉस्ट बाय सेकेंड बॉडी, हीट ज्यादा किसमें से, उसमें से बाहर आएंगी। तो यहाँ पे हीट ज्यादा किसमें से होंगी, इसमें से या इसमें से, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी हीट भी ज्यादा, जिसका टेम्परेचर कम उसकी हीट भी कम। तो हीट ट्रांसफर यहां से यहां होने वाला है, ठीक है, और यहां से यहां। तो यह हम ऐसे बोल सकते हैं, हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय फर्स्ट बॉडी, और यहां पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मिल रही कहां से, तो यहां से मिल रही है इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आने वाला है। तो ये देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हीट इधर जाने वाली है और ये उसको एब्जॉर्ब करने वाला है हीट को, ठीक है। तो अब देखो इसकी इक्वेशन बना के लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, हीट लॉस्ट बाय कौन सा ऑब्जेक्ट, 1 क्या 2, हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट 2 विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट 1, ऐसा कुछ लिख लेंगे। तो यहां पर दोनों हीट है, हीट का फॉर्मूला है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, M1 S1 डेल्टा T इज इक्वल टू, अच्छा ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखूं, M2 S2 डेल्टा T इज इक्वल टू M1 S1 डेल्टा T। अब डेल्टा T क्या है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पे T मिक्स फाइनल टेम्परेचर है। तो अब मेरे को बताओ सेकेंड बॉडी में टेम्परेचर चेंज क्या होने वाला है, T2 से कम होगा या T2 से बढ़ेगा, T2 से कम होगा। कब तक कम होगा, जब तक T मिक्स नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखूं मैं, तो यहां लिखूंगा मैं M2 S2 T2 माइनस T मिक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहां पे बताओ M1 S1, अब यहां पे क्या आने वाला है, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर बढ़ने वाला है, कब तक, T मिक्स तक। तो क्या माइनस क्या लिखना पड़ेगा, T मिक्स माइनस T1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहां कुछ ऐसे आंसर आएगा, T मिक्स माइनस T1।
अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब बेसिक मैथ यूज करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या आएगा आंसर? M2S2T2 माइनस M2S2T मिक्स इज इक्वल टू M1S1T मिक्स माइनस M1S1T1। ठीक है, अब टी मिक्स वाले एक तरफ कर देना है, बाकी टर्म एक तरफ, तो ये माइनस वाला मैं इधर लेके चल जाऊंगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस वाला इधर लेके आगे दो, वो भी प्लस, तो यहाँ बचेगा ये माइनस वाला इधर लेके आगे प्लस हो गया, तो यहाँ बचा M1S1T1 प्लस M2S2T2 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर गया, तो ये टर्म तो एज इट इज है M1S1T मिक्स, ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस M2S2T मिक्स। अब क्या कॉमन निकल सकता है? यहां से तो कुछ नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा? T मिक्स कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? M1S1 प्लस M2S2। अब ये पूरा टर्म मैं यहाँ नीचे भेज दूंगा तो T मिक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो T मिक्स का फॉर्मूला कैसे मिलेगा? ये पूरा एज इट इज रहेगा, M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइड बाय M1S1 प्लस M2S2, तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया। किसका फॉर्मूला मिला? ये टी मिक्स का। मतलब टी मिक्स क्या है? उतना टेम्परेचर जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों मटेरियल मिला दिया हमने, तो इतना टेम्परेचर आने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा, तो क्वेश्चन में आपको अगर दिया तो आपको बस फॉर्मूले में डाल देना है, फर्स्ट मास सेकंड मास दे देगा, दोनों का S1 S2 वैल्यू दे देगा, T1 T2 टेम्परेचर भी दे देगा, तो इसमें पुट कर देना है, आपका मिक्सचर का टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो बढ़ते आगे, तो यहां पर अब ये देखो, ये हमको एग्जांपल पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। क्या करना है इसमें? बर्फ को पानी में मिलाना है, आइस प्लस वाटर करना है। अब आइस प्लस वाटर करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे बर्फ पिघलेगा कुछ तो, और बर्फ का टेम्परेचर क्या होगा? बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी का टेम्परेचर कम होगा मिलकर। तो ये कितना कम होगा, कैसे कम होगा, और कितना बर्फ कितना पानी बनेगा, ये हमको निकालना है कितने टाइम में। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले इसका फॉर्मूला कैसे आने वाला है। तो आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 के नीचे भी आइस ही रहेगा। तो अब हमको पहले क्या करना है? आइस को इतनी हीट देना ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो अब मेरे को बताओ, आइस की स्टेट चेंज करने के लिए उसको कितनी हीट देना पड़ता है? Q इज इक्वल टू ml। ये कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का L क्या आंसर था आइस के लिए? 80 था, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 80m। ये क्लियर है? अब यहां पे वाटर को भी कुछ हीट देना पड़ेगा, या उसमें टेम्परेचर चेंज होने वाला है, तो उसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। और C का फॉर्मूला, C का आंसर कितना है वाटर के लिए? 1। कौन से यूनिट में? कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये यूनिट ध्यान में रखना, कभी कभी यूनिट में भी चेंज आ जाएगा, आगे प्रॉब्लम आने वाला है ऐसा। तो ये देखो, यहां पे क्या आंसर लिख लूं मैं? M डेल्टा T। अब मैं बोल रहा हूं हमने बर्फ और पानी को मिलाया, तो टेम्परेचर बर्फ तक जाने वाला है ये, तो इसका टेम्परेचर कहां तक जाएगा? बर्फ का टेम्परेचर कितना? 0 तक। तो फाइनल टेम्परेचर T मान लेता हूं मैं, और कहां तक जाने वाला है? 0 तक। और अब देखो यहाँ पे ये किसका मास है? ये आइस का मास है। और ये किसका मास है? ये वाटर का मास है। तो ये आइस और वाटर के मास में दोनों में mm लिखे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो बहुत सारे बुक्स में इसको W लिख दिया जाता है। किसको? मास ऑफ वाटर को। ये वेट नहीं है, वेट अलग है, लेकिन सिर्फ अलग दिखना चाहिए, इसीलिए मास की जगह क्या लिख दिया जाता है? W लिख दिया जाता है। तो यहां भी मैं लिख लेता हूं W। और डेल्टा T में लिखते हैं T माइनस 0। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हमको कहां तक जाना है? हमको आइस तक ही जाना है, तो आइस का टेम्परेचर 0, T माइनस 0 कितना? तो इसको WT लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? इसको तो ml लिख लेंगे हम। अब देखो क्या होने वाला है, यहां पे अब इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू होता है, समझने वाला पॉइंट शुरू होता है। तो अगर हमारे पास पानी है, उसके पास थोड़ी बहुत हीट है, रूम टेम्परेचर पे है वो, और हमने क्या किया? उसमें आइस क्यूब्स डाल दिए। अब वो पानी में इतनी हीट है ही नहीं कि वो पूरे आइस को पिघला सके, तो अब उस पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अगर हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, यहां पे वो अच्छा
ठीक है, ग्लास में क्या है ये, और ये इसमें क्या किया हमने, कौन से क्यूब डाल दिए, आइस क्यूब डाल दिए हमने ऐसे। ठीक है, ऐसे आइस क्यूब्स हमने बहुत सारे इसमें डाल दिए। ठीक है, ये आइस क्यूब्स इतने डाल दिए कि ये आइस क्यूब ज्यादा हो गए, पानी कम हो गया, ऐसा भी बोलो तो चलेगा। अब ये देखो, आइस क्यूब्स के पास, आइस क्यूब का टेम्परेचर 0, पानी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो पानी, अब इसमें हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हीट के। तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर वाला कौन है, आइस या वाटर, वाटर है, तो वाटर से आइस में हीट ट्रांसफर होगा। अब मैं बोल रहा हूँ वाटर के पास इतना हीट है ही नहीं कि वो पूरे बर्फ को पिघला सके, तो पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा, कुछ तो पिघलेगा। अब वो कुछ बर्फ पिघल गया तो वो कौन सी स्टेट में आ गया, वो वाटर में आ गया, तो वाटर कंटेंट थोड़ा बढ़ गया। अब लेकिन आइस अभी भी है, तो अब वाटर का टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट चेंज करने के लिए पूरा बर्फ बनना पड़ेगा। पूरा बर्फ बनने के लिए उसको बहुत सारी हीट एमिट करना पड़ेगा, और उतनी हीट एमिट वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सी स्टेट में होने वाला है ये देख लो, तो हम बोलेंगे इसको जितनी हीट चाहिए पिघलने की वो इसके पास है ही नहीं, तो ये भी तो हीट का ही फॉर्मूला है, ये भी तो हीट का ही फॉर्मूला है। तो इसकी हीट ज्यादा है, इसकी हीट कम है, तो ये तब का केस है। तो इसमें 3 केस आने वाले हैं, तो डिस्कस करते हैं तीनों एक एक से। तो ये देखो, पहला केस, जब हमारा यहां पर जो आइस वाली हीट है, क्यू आइस इज ग्रेटर देन क्यू वाटर, तो इसमें क्या होने वाला है, पूरा आइस पिघलेगा क्या, नहीं पिघलने वाला है। तो यहां पे क्यू आइस इज ग्रेटर देन क्यू वाटर, क्यू आइस कितना है ml, और क्यू वाटर कितना है wt, तो हम यहां पर बोलेंगे ml इज ग्रेटर देन। अब ये n क्या है, किसका मास है, आइस का मास है, और w किसका मास है, वाटर का, ये ध्यान में रखना है। तो अब बताओ मेरे को इनके सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना रहेगा, इनके सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना आने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ पानी कितना बचा है इसमें। तो पहले से पानी कितना था, W, अब ये दोनों यूनिट ग्राम्स में होने वाले हैं, या फिर दोनों यूनिट किलोग्राम्स में हो सकते हैं, या दोनों यूनिट मिलीग्राम्स में भी हो सकते हैं। दोनों यूनिट बस हमको क्या करना है, सेम यूनिट में लेके आना है। अगर यहाँ ग्राम रहा तो ये भी ग्राम, यहाँ मिलीग्राम रहा तो ये भी मिलीग्राम, यहाँ किलोग्राम रहा तो यहाँ भी किलोग्राम। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ पूरा नहीं पिघला बर्फ, लेकिन पूरे में से कुछ पार्ट पिघल गया। अब वो कुछ पार्ट को मैं नाम देता हूं m डैश, क्या नाम दे रहा हूं मैं कुछ पार्ट को, m डैश। m डैश इसमें कौन सा मास है, m डैश इज द मास ऑफ आइस दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, कन्वर्टेड टू वाटर, और कौन सा वाटर, लिक्विड स्टेट वाला। ठीक है, तो अब यहां पे ये हुआ, तो सेम फॉर्मूला, लेकिन अब ये वाटर क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया आइस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इससे उसको कुछ हीट मिली जिससे उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया। तो यहां पे ये कुछ मास था आइस फॉर्म में, और वो आइस फॉर्म में तो एल आने वाला है, स्टेट चेंज होने वाला है, और इसको किसने हीट दिया, इसको इसी ने हीट दिया, तो इसको इसने हीट दिया और ये चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे m डैश का आंसर क्या आएगा, WT अपॉन L। तो ये और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया हमको, किसका, कि यहां पे जब हमारा मास चेंज, मतलब आइस ज्यादा है, तो पानी का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन अब पानी का कॉन्सेंट्रेशन, पानी की क्या बोलेंगे वैल्यू, पानी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। अब पानी का वॉल्यूम कितना है, पानी का मास कितना है, पहले था W, अब ये भी पानी बन गया इतना, तो अब टोटल वाटर कितना, तो अब आपका टोटल वाटर आएगा, टोटल वाटर मतलब लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में पहले से कितना था, W था, अब इसमें कितना ऐड करूं, m डैश पिघल गया, तो m डैश इसमें ऐड कर दिया हमने, कन्वर्टेड टू लिक्विड वाटर। अब इतना लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो आइस कितना बचा, पहले आइस कितना था, m था, उसमें से m डैश पिघल गया, तो हम बोलेंगे आइस कितना बचा, m माइनस m डैश। तो क्या अब आप ऐसा क्वेश्चन आज सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो इसमें दो चीजें पूछता है, या तो पूछता है सॉल्यूशन का टेम्परेचर बताओ,
या पूछेगा पानी कितना हो और आइस कितना हो ये बताओ। ये दो ही चीजें पूछेगा इसमें ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में, ठीक है। और आपको कॉन्सेंट्रेशन दे देगा कि पानी का मास इतना है, आइस का मास इतना है, करो सॉल्व। दोनों मिक्स करें तो क्या होने वाला है, तो करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो ये इसमें था फर्स्ट केस। अब बढ़ते हैं सेकेंड केस की तरफ। 3 केस आने वाले हैं इसमें। तो ये देखो सेकेंड केस कुछ ऐसा आएगा। तो सेकेंड केस है Q आइस इज इक्वल टू Q वाटर। इसका मीनिंग क्या है कि जितना बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए पूरा का पूरा पानी के पास है और उतना ही है। अब क्या होगा, अब बर्फ पूरा का पूरा पिघल जाएगा लेकिन उससे ज्यादा हीट नहीं है पानी के पास। अब वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना, अभी भी उसका टेम्परेचर 0 रहेगा क्योंकि बर्फ तो पिघल गया लेकिन उसका हीट बढ़ा क्या और नहीं बढ़ा। तो यहां पे भी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कितना रहने वाला है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रहने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्यू आइस कितना था ml और क्यू वाटर कितना था WT। अब मेरे को बताओ पूरा का पूरा पानी बन गया तो कितना पानी बना, मास ऑफ वाटर कितना है, अब कितना है, दोनों का ऐड कर देना पड़ेगा, पूरा ही पानी बन गया m प्लस डब्ल्यू। और आइस कितना बचा, तो आइस कितना बचा, मास ऑफ आइस। फाइनली ये पूरा रिएक्शन होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आइस कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में 0। क्लियर है ये। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर आए तो सीधा सीधा आपको ऐड कर देना है बस दोनों के मास को, तो वो मास ऑफ वाटर बन जाएगा और टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका कौन सा केस, केस नंबर 2। अब हम बोलेंगे जज साहब केस नंबर 3 पेश किया जाए। तो केस नंबर 3 अगली तारीख पे नहीं लेंगे हम इसी तारीख पे लेंगे। तो अब तीसरा केस कौन सा बचा बताओ। पहला केस क्या था, क्यू ऑफ आइस ज्यादा था, दूसरा केस क्या था, दोनों इक्वल। तो तीसरा केस क्या होगा, क्यू ऑफ आइस इज लेस देन क्यू ऑफ वाटर। तो अब बता इसमें क्या होने वाला है, इसमें वाटर के पास हीट ज्यादा है तो क्या होने वाला है, पूरा बर्फ तो पिघलने वाला है। अब पूरा बर्फ पिघल गया फिर भी इसके पास कुछ हीट बची। अब वो हीट से क्या काम होने वाला है, अब वो इससे पानी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो अब इसमें हमको टेम्परेचर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बताओ सबसे पहली चीज आइस कितना बचा, 0। पूरा ही पानी बन गया, पूरा पानी बन गया मतलब कितना पानी, तो यहां पे हम बोलेंगे मास ऑफ वाटर कितना m प्लस डब्ल्यू। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर का आंसर निकालना है तो ये क्या था, ml इज लेस देन WT। अब इसमें कुछ हीट चली गई, यूज हो गई हीट, किस चीज में यूज हुई हीट, कन्वर्टिंग आइस टू वाटर। तो वो तो चलो हीट खत्म होगी तो कुछ हीट बची भी है, कितनी हीट बची, WT माइनस ml, इतनी हीट बची। और उतने हीट की वजह से अब क्या होने वाला है, पानी गर्म होने वाला है। तो अब हम बोलेंगे यहां पर पानी गर्म होने वाला है तो उसको कुछ तो हीट मिल रही है, तो ये पानी को हीट मिल रही है और इसका फॉर्मूला है क्या हमारे पास, mc डेल्टा t। और सी वाटर के लिए कितना है 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पे अब मैं m नहीं लिखूंगा, अब पानी कितना है m प्लस डब्ल्यू है। तो यहां पर अब मैं m की जगह क्या लिखूंगा, यहां पे पूरे मिटाकर लिख देता हूं मैं। तो यहां पे कुछ ऐसा आएगा m प्लस डब्ल्यू, सी की वैल्यू 1 और डेल्टा t फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल कितना टेम्परेचर है पानी का, भी 0 सी बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा सी की वैल्यू तो 1 हो गई तो लिखता नहीं हूं मैं, t माइनस 0। और कितनी हीट बची हुई है पानी के पास अभी, WT माइनस ml। तो यहां लिखूंगा मैं WT माइनस ml, उसका ये आंसर आएगा m प्लस डब्ल्यू इंटू टी। तो m प्लस डब्ल्यू को नीचे भेज दो, आंसर आ गया टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, WT माइनस ml डिवाइड बाय m प्लस डब्ल्यू। तो ये भी हमको फॉर्मूला मिल गया, किसका फॉर्मूला मिला ये, तो यहां पे ये हमको फॉर्मूला मिला टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि उसका टेम्परेचर कितना होने वाला है, ठीक है। और ये टेम्परेचर का यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे हम, क्वेश्चन में अगर पर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा स्मॉल सी की वैल्यू तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आएगा, अगर वहां केल्विन में होगा तो आंसर भी केल्विन में आने वाला।
ठीक है, और इसका टेम्परेचर का लोअर लिमिट मेरे को मालूम है कि इससे तो ऊपर ही रहने वाला है, तो किससे ऊपर रहेगा? 0 डिग्री से ज्यादा रहेंगे इसका आंसर, क्योंकि अब पूरा बर्फ पिघल गया है, अब वो गर्म हो रहा है, हीट अप हो रहा है, तो हीट अप हो रहा है तो बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस तो उससे ज्यादा आंसर आने वाला है। तो अगर आंसर 0 डिग्री या उससे कम रहा तो उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देना है पहले, क्योंकि वो आंसर पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है यहां तक आपका? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 kg ऑफ आइस इज मिक्स्ड विद 1 kg ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, द रिजल्टिंग टेम्परेचर विल बी। तो आपको वो चेक करना है, ml निकालना है और WT निकालना है, और उसके रिलेशन से आपका आंसर आने वाला है। कितना है मास आइस का? 1 kg। तो मैं अगर लिखूं Q इज इक्वल टू ml, ये आइस के लिए लिख रहा हूं मैं, तो मास है 1 kg और L कितना है आइस के लिए? 80। आप मेरे को ये बताओ, यहां पे 1 kg ऑफ वाटर, तो Q इज इक्वल टू WT, W कितना है? 1 kg है फिर से, और टेम्परेचर कितना है इसका? 10, तो ये कितना आया? 10, ये कितना आया? 80। किसका हीट ज्यादा है? आइस का हीट ज्यादा है। तो ये कौन सा स्टेट आ गया? केस 1, केस 2 या केस 3? केस 1 आया ये, आइस का हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो इसमें क्या होने वाला है? टेम्परेचर कितना रहेगा? 0। तो है क्या इक्वल टू 0? हो गया आंसर। तो ऐसे इसमें क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे। अब इसका बताओ क्या है क्वेश्चन, इफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल मास ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज। फॉर्मूला बताओ। Q इज इक्वल टू आइस के लिए ml और वाटर के लिए WT। तो ml मास ऑफ आइस कितना है? 10 ग्राम, और L कितना है? 80, और यहाँ कितना है? मास ऑफ वाटर 10 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है? 40। तो ये कितना आ गया? 400, और ये कितना आ गया? 800। कौन सा ज्यादा है? अभी भी आइस से ज्यादा, तो अभी भी फर्स्ट की थी। अब बताओ कितना पानी कन्वर्ट होने वाला है, उसका अपन ने फॉर्मूला लिखे m डैश का। क्या फॉर्मूला आया था उसका? m डैश का फॉर्मूला कहां गया? m डैश WT अपॉन। तो m डैश का फॉर्मूला क्या है? WT बाय L। तो अब बताओ WT का आंसर कितना है? 400, और L कितना है? 80। तो क्या आंसर आएगा? यूनिट क्या आएगा इसका? सब जगह मास का यूनिट क्या दिया है? तो यहां भी। तो इतना आइस पानी बन गया, तो टोटल कितना पानी बना? 15 ग्राम, क्योंकि पहले से 10 तो था ही, अब ये 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है यहां तक? 540 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius is mixed with 540 ग्राम of water at 80 degree Celsius. The resulting temperature will be। यहाँ पे इसका पहले निकालो Q कितना है? Q is equal to ml, तो 540 into 80, और वाटर का कितना? ये आइस का है, वाटर का कितना? m या फिर WT। तो W कितना है? 540, और टेम्परेचर कितना है? दोनों का हीट सेम हो गया, दोनों का हीट सेम हो गया। केस 2 टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा इसका। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, 2 मिनट में आंसर आ जाएंगे। 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट तो बहुत है नीट में, 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलो बढ़ते आगे। अब इसका आंसर देखो, ये मजेदार क्वेश्चन है। अब इसमें हो क्या रहा है देखो, इसमें क्या करें हमने, एक आइस का ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां से हमने गन से क्या किए? फायर किए उसको। तो यहाँ पे देखो, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड हिट्स द आइस ब्लॉक ऑफ मास 990 ग्राम केप्ट ऑन द फ्लोर। तो हुआ क्या? एंड गेट स्टक इन इट, बुलेट उसमें फंस के रह गई। हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी गोज टू आइस। अब इसका मीनिंग क्या है? ये वैसा क्वेश्चन है जो हमने पिछले सेशन में किए थे कि ऊपर से बस को बोल रहा मैं, आइस को फेंके थे, तो क्या हुआ था? आइस जब गिरी थी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता? हीट एनर्जी में। और कितना पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता? सिर्फ 1/4। तो यहां भी वैसे ही करना है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि आधी काइनेटिक एनर्जी किसकी? काइनेटिक एनर्जी किसकी? बुलेट की नहीं,
बुलेट जब उसमें आ गई पूरा, वो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो ये हाफ काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, उसका क्या चेंज करने में, टेम्परेचर चेंज करने में। तो यहां क्या लिखूं मैं, तो यहां लिखूंगा मैं mc डेल्टा टी। क्लियर है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर। अब m कितना आएगा, अब वो m सिर्फ बुलेट का, सिर्फ आइस का नहीं आएगा। अब देखो ये इसको बोलते हैं रिड्यूस मास। ऐसा हमने क्वेश्चन किए थे कहां पे, वर्क एनर्जी पावर में किए थे शायद हमने। कौन सा क्वेश्चन था वो, एक पेंडुलम था, पेंडुलम पे मास का ब्लॉक रखा हुआ था और यहां से बुलेट फायर किए थे। तो बुलेट फायर करके क्या हुआ था, इसमें वो लकड़ी के ब्लॉक में बुलेट अटक गया था और ये दोनों ऐसे गए थे। तो उसमें हमने मास का फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा था, हाँ इधर, तो मास का फॉर्मूला ऐसे लिखा था m इंटू एम डिवाइड बाय m प्लस, ऐसे कुछ लिखा था हमने कि वहां से फॉर्मूला लेके आना है। और यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, mc डेल्टा टी। अब ये देखो हाउ मच आइस विल मेल्ट, मतलब क्या निकालना है, m निकालना है आपको, ठीक है। और c कितना है, अब ये देखो आइस मेल्ट हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, mc डेल्टा टी क्या ml, ml यूज होगा। क्यों, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है तो कौन सी हीट यूज होती है, लेटेंट हीट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, और ये एल की वैल्यू तो मालूम है हमको, कितनी एल की वैल्यू 80, तो यहाँ आ जाएगा 80 एम। अब वैल्यूज पुट कर दो बस। अब एक और चीज, अब मेरे को बताओ मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ आइस, इसमें से किसका मास बहुत ज्यादा है, किसका बहुत कम है, आइस का बहुत ज्यादा है। तो ये मैं बोल रहा हूँ ये एम बी है स्मॉल और कैपिटल एल आइस का है। तो बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे, छोटी को इग्नोर कर सकते हैं हम। तो अगर मैंने यहाँ छोटी को इग्नोर कर दिया तो क्या कैंसल होगा, अब निकालो आंसर, 1/2 इंटू 1/2 1/4 mb, बुलेट का मास 10 ग्राम्स, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो 10⁻³ v स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अब देखो ये सब हमने एसआई यूनिट में रखे, तो इसकी जो एनर्जी आएंगी, इसकी हीट आएंगी, वो कौन से यूनिट में आएंगी, इसकी एनर्जी जूल्स में आएंगी, ठीक है। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं जूल्स। और ये जो आंसर है एल का, ये कौन सा यूनिट में है, ये कैलोरीज में। तो इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4.2 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कैलोरी हाउ मच जूल्स 4.2। अब आपको एम का आंसर निकालना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक कैलकुलेशन करना है बस इसमें, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये भी अच्छा आ गया, फिर से नया केस। अभी हमने किसमें क्या मिलाया था, आइस प्लस वाटर दिया था। अब क्या करना है, आइस प्लस स्टीम। आइस कौन से स्टेट में, आइस सॉलिड स्टेट में, और स्टीम कौन से स्टेट में, स्टीम गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आइस के लिए कितना हीट लिखेंगे हम, Q इज इक्वल टू ml, और यहां पे अब हमको हीट निकालना पड़ेगा स्टीम का। अब ये देखो हम इसमें दो केसेस करने वाले हैं। एक केस क्या करेंगे, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं स्टीम के लिए भी ml। अब इसमें दो केस क्या करना है, एक बार आइस को स्टीम तक लेके जाना है, दूसरी बार स्टीम को आइस तक लेके आना, और फिर दोनों का टेम्परेचर मैच करके देखना है कि क्या हो रहा है, कितना हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो पहला केस मैं बोलता हूं आइस को स्टीम तक लेके जाते हैं। तो आइस को स्टीम तक लेके जाएंगे तो इसमें कौन कौन से हीट आने वाले हैं, तो पहले तो लेटेंट हीट आएगा, लेटेंट हीट कितना ml। अब मैं किसको कहां लेके जा रहा हूं, आइस को स्टीम तक लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक बस। और स्टीम को भी सिर्फ मैं स्टेट चेंज करने वाला हूं स्टीम का, तो उसमें सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा। और स्टीम के लिए एल कितना, स्टीम के लिए एल कितना, स्टीम के लिए एल है 540, ठीक है। अब ये देखो यहां करते हैं इसको, तो अब यहां टोटल हीट कितना आएगा, यहां पे टोटल हीट आएगा आपका ml। पहले तो स्टेट चेंज करना है कितना 80 m, और 100 डिग्री और बढ़ाना है ताकि वो 100 डिग्री सेल्सियस में चले जाए, तो कितना mc डेल्टा टी। अब वो वाटर में आगे इतना हीट दिए, तो वाटर पे आगे मतलब 0 से 100 लेके जाना है। अब वो लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में mc डेल्टा टी का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा मास कितना है इसका ma, c की वैल्यू कितनी है 1, डेल्टा टी कितना है 0 से 100 लेके
100, तो यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे, तो यहाँ पे आएगा 100 m, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 m। अब ये हमने किसको लेकर गए, स्टीम को लेकर गए थे, सॉरी आइस को लेकर गए थे स्टीम तक, तो यहां मैं लिख लेता हूं आइस, यहां पे मास भी किसका रहेगा, आइस का, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि दोनों का हीट सेम हो गया। कैसे सेम हो गया, क्योंकि इसको भी हमने 100 डिग्री तक पहुंचा दिया है, कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और इसको भी कहां तक लेके आ गए, लिक्विड स्टेट तक ही, तो दोनों का हीट सेम हो गया, तो दोनों का हीट सेम कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा, तो हम यहां बोलेंगे हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू हीट ऑफ स्टीम। तो हाइट का कितना है 180 मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 540 इंटू मास ऑफ, ये किसका है, स्टीम का है ये। अब हमको निकालना है मास ऑफ आइस अपॉन मास ऑफ स्टीम, तो बताओ कितना आंसर आएगा, 540 अपॉन 180, जिसका आंसर आएगा 3:1, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है कि मास कितना रहना आइस का, 3 गुना ज्यादा रहना, किससे, स्टीम से, तब टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मीनिंग क्या है, देखो अब मैं आगे लिख रहा हूं, एम आइस अपॉन एम स्टीम कितना आना चाहिए, इसका मतलब अगर आइस मेरे पास 3 ग्राम है तो स्टीम कितना ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम, 3:1 रेशो होना चाहिए, किसका, आइस और स्टीम का। अगर आइस और कम रहा तो क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ते जाएगा। अभी भी टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, और मैं अगर आइस को कम करता जाऊं तो और टेम्परेचर कितना रहने वाला है, इसके ऊपर कितना भी जाओ 100 ही रहने वाला है। इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, मतलब आइस की क्वांटिटी मैं बढ़ा रहा हूं, तो आइस की क्वांटिटी मैं ऐसे कर दूंगा 4:1, 5:1, तो 6:1 और 7:1। इतने केसेस में अब 100 से टेम्परेचर कम होगा क्या बढ़ेगा, अब 100 से कम होगा टेम्परेचर, तो मैं बोलूंगा इस रेंज में रहेगा टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में। अब देखो, अब हम उल्टा करने वाले, क्या अभी तक हमने क्या किए थे, आइस को स्टीम तक लेके आए थे, अब क्या करेंगे, स्टीम को आइस तक लेके आएंगे, लेकिन फिर से दोनों को हम वाटर स्टेट में लाके रख देंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे, अब हम लेके आने वाले, यहां हम लेके आने वाले किसको, आइस को भी वाटर में कन्वर्ट करने वाले सिर्फ, और स्टीम को भी वाटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखो आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा, Q इज इक्वल टू ml, मतलब कितना आइस का, m आइस इंटू 80। अब यहां कन्वर्ट करो इसको, अभी ये स्टीम है, मतलब कितने टेम्परेचर पे 100 पे, तो पहले इसको भी कौन सा लगेगा, ml लगेगा स्टेट चेंज करने के लिए। तो इसका स्टेट चेंज करने के लिए कितना आता है ml, और इसमें l कितना है 540, तो यहाँ पे आएगा m इंटू 540। अब इसको स्टेट चेंज तो हो गया, अब इसको कहां तक लाना है, 0 डिग्री तक लाना है, तो फिर कितना हीट देना पड़ेगा, या कितना हीट निकालना पड़ेगा, mc डेल्टा टी, तो c कितना है वाटर के लिए 1, डेल्टा टी कितना है 100 से 0 तक लेके आना है, तो 100 आ गया। तो टोटल हीट कितना हो गया स्टीम के लिए, जो स्टीम के लिए टोटल 540 m प्लस 100 m 640 m। फिर से वही काम करना है, दोनों को हीट को सेम कर देना है, तो दोनों को हीट को कर दो सेम। तो यहां पे देखो क्या आंसर आएगा, m आइस इंटू 80, इसको माइस नहीं पढ़ लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 640 इंटू मास किसका है ये स्टीम का मास है, तो इंटू मास ऑफ स्टीम। फिर से हमको वही निकालना है, मास ऑफ आइस अपॉन मास ऑफ, इसको नीचे लेकर आएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 8:1। इसका मतलब क्या है कि जब आइस 8 टाइम्स ज्यादा होगा स्टीम में मास के रिलेशन में, तब टेम्परेचर कहां पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए मैंने यहां पे देखो कहां तक लिखा था, यहां पे मैंने इसीलिए कहां तक लिखा था, कहां गया हो 7:1 तक ही लिखा मैंने, क्योंकि 8:1 पे क्या होने वाला है, 8:1 पे टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री। 8:1 क्या है, ये आइस का मास है और ये स्टीम का मास है। इसके नीचे क्या होगा,
इसके नीचे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन आता है 1 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम, फाइंड आउट द टेम्परेचर। कौन से रेशो में आंसर? 1:1 में। 1:1 में क्या टेम्परेचर है? 100। ये आपको निकालना है। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास 24 ग्राम आइस है और 2 ग्राम स्टीम है। अब बताओ टेम्परेचर। 0 क्यों? रेशो क्या आ रहा है अब? 12:1, 12:1, 8:1 के और नीचे आने वाले इधर आगे, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहां पे रेशो में आया तो क्या बोलना? किसके बीच में? 0 और 100 के बीच में। यहां तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? माइनस में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा माइनस में? क्योंकि आइस का टेम्परेचर हम बोल रहे कितना है? 0 ही है, क्योंकि हमने 0 तक लाके छोड़े उसको। अगर हम आइस का टेम्परेचर माइनस में रख देंगे और माइनस में भी बहुत दूर लेके चलेंगे, -80 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस, तब जाके आंसर माइनस में है। क्यों? क्योंकि हम ये आइस को क्या दे रहे हैं? भाप दे रहे हैं। तो भाप दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर तो बहुत जल्दी पिघलेगा। आइस वैसे ही पिघल जाता है रूम टेम्परेचर पे, भाप देंगे तो और जल्दी पिघलेगा। इसीलिए इसका रेशियो ऐसे ज्यादा आया था। अगर आइस 3 टाइम्स ज्यादा रहा तभी भी उसका टेम्परेचर कितना रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा भाप बन जाएगा वो। ठीक है? और जब 8 टाइम्स रहा तो तब जाके उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से होगा। ठीक है? क्लियर है यहां तक? इसके आगे 0 ही रहेंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूं अगर वैसा करना है तो आइस बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, और आइस कितना भी ज्यादा है थोड़ा तो पिघलेंगे ही हो, और थोड़ा पिघल गया तो टेम्परेचर 0 से बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। अब देखो इसका वही क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ वाटर। कितना आया था इसका टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। 1:1 रेशो है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखो इसका। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो क्या कर रहे हैं हम। अब इसमें हो रहा है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर। कितनी स्टीम पास हो रही है नहीं बोला है, वही निकालना है। तो क्या निकालना है इसमें? मास ऑफ स्टीम निकालना है। और क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना? 20 ग्राम। और कितने टेम्परेचर पे? 10 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या दिया है? When water acquires a temperature of 80 डिग्री सेल्सियस, the mass of the water present will be। तो क्या हुआ? मतलब यहाँ पे पानी 10 डिग्री सेल्सियस से कितना चला गया? 80 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमको बोला है कितना पानी रहेगा इसमें अब। और ये लेटेंट हीट किसकी दिया है? स्टीम की दिया है। तो अब क्या होने वाला है? कैसा फॉर्मूला बनाएंगे इसका? तो हम बोलेंगे हीट यहाँ पर है 100 डिग्री पे, इसको हमने पानी में डाला है, तो हीट स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। कैसे निकालेंगे उसको आंसर? Q इज इक्वल टू ml, स्टेट चेंज होने वाला है, तो यहां हम बोलेंगे मास ऑफ स्टीम है ये। ठीक है? और ये चेंज क्यों हो रहा है? कौन इसको हीट ले रहा है? इसकी हीट एमिटेड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी। और इसमें कोल्ड बॉडी कौन है? वाटर है। और वाटर की हीट कितनी है? mc डेल्टा टी। तो यहाँ पे मास ऑफ स्टीम निकालना है। L कितना दिया है? 540। मास ऑफ वाटर कितना है? 20 ग्राम। C की वैल्यू 1 और डेल्टा टी कितना है? 10 से 70 क्या? 10 से 80 क्या? 70। तो निकालो MT MST की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है? तो बस कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है? 20 इंटू 1 इंटू 70 डिवाइड बाय 540, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो चलो बढ़ते आगे। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर पानी का हीटर है ये। तो हीटर की पावर कितनी दिया है? 2 किलोवाट। और इससे हीट कितना पानी करना है? 200 किलोग्राम पानी को हीट करना है। मास ऑफ वाटर दिया है। और कहां से कहां हीट करना है? 10 to 70, मतलब डेल्टा टी कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग नो हीट इज लॉस्ट, टाइम टेकन इज। तो हमारे पास पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। तो यही एनर्जी है। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बस लगा दो फॉर्मूला। तो टाइम का आंसर निकालना है आपको। तो क्या आंसर आएगा? mc डेल्टा टी बाय पी।
तो बस इसमें मास रख दो, स्मॉल सी की वैल्यू रख दो, डेल्टा टी रख दो और पी कितना दिया है 2 किलोवाट, ये रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है, कौन सा यूनिट दिया है, कैलोरीज दिया है, जूल दिया है, वो ध्यान में रखना है बस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे और मिलते हैं ब्रेक के बाद।